बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस में, वो वेक्टर इंटीग्रेशन है। लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 3.2 हमने शुरू कर रखी है। उसके एक और दो क्वेश्चन हमने किए, उसके बाद उससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे। उसके बाद डिफरेंट जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या नई चीज़ है हमारे पास। डिटरमाइन ए वेक्टर, एक वेक्टर मालूम कीजिए। सही जो है, क्योंकि इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है किसी वेरिएबल पे, इसे इसको सही इसका नाम है वेक्टर फंक्शन। तो डिटरमाइन ए वेक्टर फंक्शन विच हैज़ दिस, ये एक वेक्टर नज़र आ रहा है, एज इट्स डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि क्या गिवन है और क्या डिमांड है उसकी। तो यहाँ से पहली लाइन में तो ये पता चल रहा है कि वेक्टर फंक्शन हमने मालूम करना है। तो ये फिर ये क्या चीज़ है, कहता वो वेक्टर फंक्शन जो वेक्टर आपने मालूम करना है उसका अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया जाए, उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो जो आंसर है वो ये है, ये उसने दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, वेक्टर फंक्शन देता था, उसका डेरिवेटिव मालूम करवाता था, पहला दूसरा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन इस दफ़ा बात को उसने उल्टा दिया। उसने कह दिया कि जनाब मैं आपको उसका डेरिवेटिव का जवाब दे रहा हूँ, आपने बताना है कि वो वेक्टर फंक्शन जो है वो असल वाला क्या है। फिर साथ ही उसने एक और भी बात बताई, इसकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ लेते हैं इसे। एंड दिस एज इट्स वैल्यू एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कहता हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इन्फॉर्मेशन ये है कि वो जो वेक्टर आपने तलाश करना है उसमें जहाँ जहाँ टी है अगर ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो ये जवाब आता है। अब ये जो चीज़ है इससे हम बड़ी कोशिश कर लें वेक्टर ढूंढने की, कि इसकी मदद से कि ये ऐसा वेक्टर हम ज़बानी गेस करें कि जनाब कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जिसमें हमारे पास जो है वो टी पुट करने से ये आ जाएगा, इस तरह हज़ारों करोड़ों आ जाएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा वेक्टर तलाश करना है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव का ये जवाब है। इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं और काम आएगी हमारे, ये ज़हन में रखिएगा बात को। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल नई चीज़ है आसान सी चीज़, लेकिन नई है इसलिए अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। फिर दोबारा अपने लफ्ज़ों में जो मुझे बात समझ आई एज ए स्टूडेंट, वो ये है कि अगर एक वेक्टर को डिफरेंशिएट करें तो उसका ये जवाब है, आप वो वेक्टर बताइए। यहाँ तक ये बात मुझे समझ आई। अब अगला जो पोर्शन है, जो अगली लाइन है, वो मैंने अभी नहीं पढ़ी, मैंने नहीं उसे समझा वो है कि नहीं है, अभी मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पहले मैंने कहा कि जनाब मैं पहले इसकी बात करता हूँ, फिर देखूँगा कि ये क्यों उसने दिया हुआ था। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने नाम रख लिया कि जो वेक्टर मैंने तलाश करना है उसका नाम, उस वेक्टर फंक्शन का नाम मैंने रख दिया एफ ऑफ टी। अगर वो जो तलाश करने वाला वेक्टर रिक्वायर्ड फंक्शन जो है, वेक्टर फंक्शन रिक्वायर्ड वेक्टर फंक्शन जो है वो अगर ये है, तो फिर लाजिम बात है कि ये क्या होगा, ये उसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका मतलब है ये सारी जो चीज़ है ये फिर क्या होनी चाहिए, एफ डैश टी। तो फिर मैंने यहाँ पे यही लिखा, देन बाय गिवन कंडीशन ये जो चीज़ है ये उसका डेरिवेटिव है, एफ डैश टी का ये जवाब है। इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लिया। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई थी अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं हमें, लेकिन इसको पढ़ा तो ये समझ आया कि वो जो वेक्टर फंक्शन जिसको हमने लेट किया हुआ है एफ ऑफ टी, अगर उसमें टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया जाए तो उसका जवाब ये है। तो इस इन्फॉर्मेशन से मुझे एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, जिसमें मैंने लिखा कि जनाब वो जो वेक्टर फंक्शन अभी मैं तलाश करूँगा उसमें जब मैं टी की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा तो ये जवाब जो है वो आता है, ये गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 रख लिए। 2 की भी यकीनन आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल 1 के पास चलते हैं। और ज़हन में रखिएगा कि अगर कहीं से आपको ये डेरिवेटिव को ख़त्म करना हो तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर लें, बस ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे का उलट होते हैं, उलट प्रोसेस है। तो फिर यही बात मैंने यूज़ की और यहाँ पे लिखा कि इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड को इक्वेशन नंबर 1 की। 1 इक्वेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, एफ ऑफ टी। अब आई जे के जो कोफिशिएंट है इनकी बारी बारी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बिल्कुल हल्की सी इंटीग्रेशन है, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं कि 2 तो वैसे ही आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, एंगल वैसे आ गया, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। 2 वैसे ही आ गया, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, एंगल वैसे ही आ गया, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। जे कैप वैसे ही आ गया, प्लस आगे था ओनली 4 इंटू 1, 4 वैसे ही आ गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमें कांस्टेंट भी आता है, एक आना चाहिए हमारे पास। तो मैंने ये इसे सी
एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से यूज़ किया। और यही वो दूसरी कंडीशन है जो इक्वेशन नंबर 2 में हमने रखी हुई है, इसकी वैल्यू वहाँ से आएगी। तो जनाब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा आंसर है, लेकिन इस आंसर में ये जो सी है इसको हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। अब हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ये ज़हन में रखिएगा ये हमारा आंसर है। अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ के कहा कि जनाब आप इस तरह कीजिए कि इस जो आपने जो फंक्शन तैयार कर लिया वेक्टर फंक्शन, इसमें इसके कहने के मुताबिक जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे आप ज़ीरो पुट कर दें और जो जवाब आए उसको इसके बराबर रख लें, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को आप यूज़ करेंगे अभी। खैर जो जवाब आया था उसमें मैंने जहाँ जहाँ टी था वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। अब उसने कहा हुआ है एफ ऑफ ज़ीरो जहाँ कहीं आए उसकी जगह पे आप ये लिख लेना, ये लिख लिया। यहाँ पे टी की जो वैल्यू पुट की हुई है सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते ये रह गया हमारे पास, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। -1 को मैं उधर शिफ्ट कर दिया, उधर जाके +j हो गया। अब आई आ गया, वैसे ही ये दोनों मिलके बन गए 2j के, वैसे ही आ गया इक्वल टू सी। अब ये हमारा आंसर था, रुक गए थे हम क्योंकि सी की वैल्यू नहीं थी। अब क्योंकि सी की वैल्यू आ गई है तो क्या लिखना चाहिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 आपको पता है ना, ये जो हमारा आंसर है, ये आंसर है हमारा। इक्वेशन नंबर 3 में सी की ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये पुट कर दें। तो यही कुछ हमने किया, सी की जो वैल्यू आई थी उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 3। ये सिर्फ सारी वैसी लिख ली, सिर्फ सी की वैल्यू जो है वो यहाँ से देख के, ये जो आपने निकाली हुई ये देख के उसमें पुट कर दी। अब इसमें इस लाइन राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो 2 आई हैं, 2 जे हैं, 2 के हैं। तो मैंने क्या किया, आई की टर्मों को पहले, फिर जे की टर्मों को, फिर के की टर्मों को लिख लिया। अब इन दोनों में से आई कॉमन निकाला, ये आ गया। इन दोनों में से जे कॉमन निकाला, ये आ गया। इन दोनों में से के कॉमन निकाला, ये आ गया। और यही वेक्टर फंक्शन उसने कहा था कि मुझे बताओ, और ये हमारा आंसर आ गया। वैसे तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, आप कहें कि जनाब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें जो आंसर आया। यकीनन आपके पास आंसर जो है वो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी कहीं गलती होगी। ये इस तरह आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई और या गलती हो गई है या कहीं पे मेरे से गलती हो गई है, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को। हाँ, अगर कोई बात आगे ऐसी है जो आप कहते हैं कि जनाब नहीं समझ नहीं आ रही या गलत हो गई है, तो फिर आप बताइए कमेंट्स में, अपना देख लीजिए। अगर कहते हैं रिवाइज़ कर लें तो फिर रिवाइज़ भी किया जा सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी से इसे रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें एक फ़ंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका आंसर दिया हुआ है और कहता है कि फ़ंक्शन बताइए। साथ ही कहता है कि अगर उस फंक्शन में टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें तो उसका ये आंसर जो है ये आता है। अब हमने क्या किया कि उस फंक्शन को उस डेरिवेटिव को, फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसमें जहाँ उसका क्या कर दिया, उसकी इंटीग्रेशन कर दी। जब उसकी इंटीग्रेशन की तो उसका आंसर जो है वो ये आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन देख लीजिए। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या ख़राबी है या क्या आपको नई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई। बहरहाल मैंने तो इंटीग्रेशन जो है वो करके तो आपके सामने ये लिख दिया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए जी बताइए। उसने एक कंडीशन दी हुई थी। उसने कहा था कि जब आपका जवाब आ जाए तो टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर लेना और उसकी जगह पे ये लिख लेना। तो हमने यही किया, टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। इसमें साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो 1 होता है और ये टी की वजह से ये ज़ीरो हो गया। इस तरह हमारे पास 0 -1 j 0 के आ गया, माइनस जे उधर जाके +j हो गया। सी की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस सी की वैल्यू को जो आंसर हमारा आया हुआ है उसमें हमने पुट कर दिया। आंसर हमारा है sin 2t i माइनस cos 2t j प्लस 4k, और जो आंसर हमारा वहाँ से आया था वो आया हुआ i + 2j + k। अब इसमें i वाली टर्मों को इकट्ठा कर लिया, उनमें से कॉमन निकाल लिया। j वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया, उनमें से कॉमन निकाल लिया। k वाली रकमों को इकट्ठा करके उनमें से कॉमन निकाल लिया और इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।